गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज आपका हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर के बारे में। मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर। जैसे कि आपको पता ही है कि ये फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक है। 16वीं सदी में जो है दो महान घटनाएं घटी भारतीय इतिहास में। एक तो था कि यूरोपीय जो देश थे उनका भारत में आगमन, और दूसरी जो मुख्य घटना थी वो थी मुगल वंश की भारत में स्थापना या बाबर का भारत में आगमन। बाबर ने जो है भारत में आगमन क्यों किया, क्यों वो आया, कहाँ से उसको जो है उसके भारत के बारे में उसने सुना, और वो भारत पे क्यों उसकी महत्वाकांक्षा जागी भारत पे राज करने की, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास में मुगल वंश की स्थापना के बाद से ही आगामी 200 वर्षों के लिए जो है भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक जो है मुगलों ने प्रभावित किया। और मुगलों के आने से भारत में स्थापत्य कला का, मूर्ति कला का, हालांकि संस्कृतियों जो है हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक अच्छा समन्वय भी देखा गया, और जिससे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ, भवन निर्माण कला का विकास भी हुआ। और लेकिन बाबर के आगमन से जो है भारतीय राजनीति में ही नहीं अपितु समाज में भी बदलाव आया। तो बाबर कौन था, सबसे पहले ये जानना जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 15वीं सदी के मध्य और पश्चिमी एशिया में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य का विघटन हो गया, और 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई। तैमूर की मृत्यु के बाद जो है ईरान व तुरान को जो है फिर से संगठित कर लिया गया, और 1404 में जो है तैमूर की मृत्यु के बाद उसके पोता शाहरुख मिर्जा ने जो है शासन व्यवस्था अपने हाथ में संभाली। फिर शाहरुख मिर्जा के भतीजे अबू सईद ने जो है शासन व्यवस्था अपने हाथ में संभाली, और उसके बाद जो है अबू सईद के जो है अबू सईद के पोते का नाम ही जो है बाबर था। तो इस तरह से जो है बाबर अबू सईद का पोता था। और बाबर में जो है मध्य एशिया की दो जो है महान जातियों का खून था। जैसे कि उसकी माँ थी जो कुतलुग निगार खानम, वो जो है मंगोल थी, और बाबर जो है पिता पक्ष से तुर्क था। बाबर पिता पक्ष से जो है तुर्क था, और मातृ पक्ष से जो है मंगोल था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो मंगोल शब्द है यही बाद में जो है मुगल के नाम से फेमस हुआ है, और इसी कारण से जो है बाबर मातृपक्ष से जाना जा रहा है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो तुर्क था, और इतिहासकार और बाकी सारे लोग भी उसको जो है चगताई तुर्क जाति का ही समझते हैं, और इसीलिए विद्वानों में इस बात को लेकर के मतभेद हैं। तो इस प्रकार से 1526 में बाबर ने जो है भारत में मुगल वंश की नींव रखी, और ये मुगल जो शब्द है ये मंगोल शब्द से ही निकला हुआ शब्द है, और आगे चल करके जो है 200 सालों तक मुगलों ने भारत पे राज किया। तो अब जान लेते हैं बाबर के प्रारंभिक जो है जीवन के बारे में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसका जो है बचपन का नाम था जहीरुद्दीन, और बाबर जो शब्द है वो बर्बर से उत्पन्न हुआ है। बर्बर शब्द उसके लिए यूज किया जाता था। बर्बर शब्द का मतलब ही है कठोर, और बाबर के लिए बर्बर शब्द लोग कहते थे क्योंकि बचपन में ही वो जो है ऐसे ऐसे साहसी कारनामे करता था, जिसके कारण लोग उसको बर्बर कहने लगे, और बर्बर कहते कहते उसको बाबर कहने लगे।
और कुछ लोग कहते हैं कि जो ये बाबर शब्द है इसका जो है मतलब होता है बाघ। तो जो बाघ है, बाघ भी जो है साहस का और निर्भीकता का प्रतीक है। तो इसीलिए जो है बाघ सी उसमें निर्भीकता थी बचपन में ही, और इसीलिए लोग उसको बाबर कहने लग गए। तो उसका जहीरुद्दीन जो नाम था उसको जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है कहने लग गए। तो इस प्रकार से बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पड़ गया। तो उसका बाबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1483 को 14 फरवरी 1483 को हुआ था। फरगना घाटी में बाबर का जन्म हुआ। उसके जन्म के 11 साल पूरे होने के बाद और उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिता जो है छत पे कबूतर उड़ाने के जो है अपने शौक को पूरा कर रहे थे, और उसकी वहां छज्जे से पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई, और छोटी सी उम्र में ही बाबर अनाथ हो गए। और उनको 11 साल 4 महीने के थे जब वो, तभी से उनको जो है सिंहासन पे बिठा दिया गया। और बाबर ने जो है तुझके बाबरी अपनी आत्मकथा लिखी है, जो चगताई तुर्क भाषा में है, जो इनकी मूल भाषा थी। उसमें वो बाबर लिखते हैं कि छोटी सी उम्र में ही जो है उसके कंधों पे जो है सिंहासन आरोहण का जो भार था वो आ गया, और परिवार को इस दुख की घड़ी से जो है उसने छोटी सी उम्र से ही निकालना शुरू किया था। तो अपनी आत्मकथा में वो एक और बात लिखते हैं कि हिजरी 1899 के रमजान माह में जब वो 12 वर्ष के हुए थे तभी से वो फरगना के शासक बन गए थे। हालांकि वो फरगना के शासक बन गए थे 12 वर्ष की उम्र में ही, लेकिन उसके सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयां मुंह बाए खड़ी थी, जिनका जो है बाबर ने बड़ी वीरता से सामना भी किया। और बाबर ने जो है कभी भी निराशा को अपने आड़े नहीं आने दिया। जब वो गद्दी पर बैठे तो उसके चाचा अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खान दोनों ही जो है इस बात से कि ये तो बच्चा है, इसको तो आराम से गद्दी से हटाया जा सकता है और इसकी गद्दी जो है हासिल की जा सकती है, ये जो है इस कोशिशों में वो दोनों ही लग गए। लेकिन सौभाग्य से उनके चाचा मिर्जा अहमद की 1494 में मृत्यु हो गई। जैसे कि जून में तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी, जून 1494 में, और जुलाई 1494 में इनके चाचा अहमद मिर्जा की मृत्यु हो गई। जुलाई 1494 में इनके चाचा अहमद मिर्जा की मृत्यु होने से जो है बाबर ने सोचा कि क्यों न अपने चाचा अहमद मिर्जा का जो समरकंद का एरिया है उस पे कब्जा कर लिया जाए। उसने समरकंद की ओर देखा, और समरकंद की ओर उसने इसीलिए देखा क्योंकि जो अहमद मिर्जा के जो पुत्र थे वो आपसी कलह में, आपसी द्वेष में उलझे हुए थे। तो उनका फायदा उठा के बाबर समरकंद को फरगना घाटी के एरिया में मिलाना चाहता था। तो इसीलिए जो है उसने फरगना की घाटी के एरिया को बढ़ाने के लिए और अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो है समरकंद की ओर देखा, और समरकंद पे उसने आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। तो इसीलिए जो है वो 1495-96 में वो आक्रमण करता रहा और वो असफल होता गया। हालांकि समरकंद उनके उसके कब्जे में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने जो है हार नहीं मानी। तो इसके बाद जो है कहते हैं कि समरकंद को उसने 1497 में जीत लिया। 1497 में जब उसने उसको जीता तो वो केवल 100 दिन ही उसका राजा रह पाया था। 100 दिन के बाद जो है फिर से वो उससे समरकंद से हाथ धो बैठा था। तो अब बाबर के खराब दिनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर के दिन सदा ही अच्छे नहीं रहे। जितनी मुसीबतें, जितनी कठिनाइयों का सामना बाबर ने किया उतना तो शायद ही किसी अन्य शासक ने किया हो। इसीलिए ही इनको जो है बाबर कहा जाता है। ऐसे ही नहीं इनका नाम बाबर पड़ा। तो 1497 में 100 दिन के लिए ये फरगना के शासक के साथ साथ समरकंद के शासक बन गए। लेकिन 100 दिन के बाद ही वहां प्रजा ने अराजकता का माहौल पैदा कर दिया और इनको राजगद्दी से हटा दिया, और अहमद मिर्जा के पुत्र को फिर से समरकंद का जो है शासक बना दिया। तो 1497 से लेकर के 1504 का जो
टाइम पीरियड था उसमें बाबर के खराब दिनों की हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जो 6-7 साल का टाइम पीरियड था, इसमें बाबर ने बहुत धक्के खाए, बहुत ही ज्यादा जो है उसने कठिनाइयों का सामना किया। यहाँ तक कि कहते हैं कि बाबर को मांग की भी रोटी खानी पड़ी थी। तुझके बाबरे में बाबर लिखता है कि उसने भिखारी का सा जीवन जिया था। कुछ टाइम तो ऐसा था कि वो एक बार जो है वहां गया, उसने पूरी तरह से वैसे हिम्मत हार दी थी और वो वहां गया फरगना की घाटियों पे जो है नंगे पैर वो ठंड के दिनों में चला और जो उसके लिए काफी मुश्किल था। और फिर जो है चलते चलते उसको जो है एक झोपड़ी दिखी, वो एक झोपड़ी में गया। वहां पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो बूढ़ी औरत के पास वो रात को रुका तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि किस प्रकार से जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो किस प्रकार से कितने ज्यादा जो है साहसी थे, तुम ऐसे साहस नहीं खो सकते, तुम जो है तुम्हारे अंदर दो महान जातियों का खून है। तो इससे बाबर में साहस का जो है पुनरोदय हुआ और बाबर जो है फिर से जो है अपना राज्य प्राप्त करने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करने के बाद भी उसने साहस नहीं छोड़ा। अपनी आत्मकथा में वो लिखता है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी मैंने उत्साहहीनता और निराशा को कभी भी स्थान नहीं दिया। तो काबुल के बादशाह के रूप में बाबर की स्थिति 1504 से लेकर के 1526 तक वो काबुल का फिर बादशाह रहा। तो जैसे कि उस औरत के बारे में जो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो एक बनी बनाई केवल कहानी है, मिथ्या है और कुछ नहीं, क्योंकि उसके कोई साक्ष्य नहीं है। ये बाबर ने खुद लिखा है, ये कोई काल्पनिक बात भी हो सकती है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है वो जो है हम सही रूप से मान नहीं सकते हैं। तो उज्बेक नेता शहबानी खान द्वारा ट्रांसओशियाना के क्षेत्र पे अधिकार करने के बाद जो है 1504 में काबुल पे अधिकार करने का जो है बाबर को मौका मिल गया। ट्रांसओशियाना की जो बात कर रहे हैं हम, ट्रांसओशियाना ये काबुल के आसपास का एरिया था और इसको मावरा उन नहर भी बोलते थे, मावरा उन नहर। काफी उपजाऊ एरिया था ये। और इस पे जो है शहबानी खां के आक्रमण के कारण बाबर को मौका मिल गया काबुल पे आक्रमण करने का। काबुल पे आक्रमण करके बाबर ने काबुल को जीत लिया और वो काबुल का जो है फिर एक बार से राजा बन गया। इस प्रकार से वो काबुल का बादशाह बन गया। और काबुल का 1507 में काबुल का बादशाह बनने के बाद जो है उसने बादशाह की उपाधि धारण की। पहली बार जो है बादशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक यदि कोई था तो उसमें स्टूडेंट्स हम बाबर का नाम लेते हैं। बाबर ने ही ये बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे बाद में जितने भी मुगल बादशाह हुए वो सारे ही बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर वो बादशाह ही लिखते थे। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, बाबर ने ही बादशाह की उपाधि धारण की थी, उसके बाद से ही इस उपाधि की शुरुआत मानी जाती है। तो उसके बाद से 1512 में समरकंद एक बार फिर बाबर के हाथ से निकल गया और फिर जो है उज्बेकों के आक्रमण हुए और 1513 में फिर वो काबुल वापस आ गया और समरकंद पे उसने एक बार फिर से विजय करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और इस तरह जो है वो धीरे धीरे भटकता अपने मार्ग से भटकता गया कि उसको अपनी महत्वाकांक्षा की संतुष्टि किस प्रकार से मिलेगी। तभी जो है उसको भारत के विषय में ज्ञात हुआ और भारत की और उसने देखा कि भारत वैभवता में भी परिपूर्ण है और भारत में स्थिति भी बिल्कुल वैसी है जैसी स्थिति उसके अनुरूप है, क्योंकि भारत में अराजकता का माहौल है। उत्तर भारत जो है टुकड़ों में बटा हुआ है, वहां पे एकता है नहीं। तो काफी सारे रीजन्स रहे जिसके कारण उसने जो है भारत की ओर देखा कि भारत में जो है बाबर का आधिपत्य होना चाहिए। ऐसा उसने क्यों सोचा, उसके लिए क्या क्या रीजन्स रहे उनकी अब हम बात करते हैं कि कौन से कारण थे जिसके कारण जो है बाबर ने सोचा कि भारत पे जो है बाबर का अधिकार होना चाहिए, भारत को जीत सकता है, भारत को वो अपना साम्राज्य बना सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा।
साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा। तो साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो ये मानता था कि छोटा सा राज्य जो है उसका राजा होने से कुछ नहीं होता है, एक बड़ा साम्राज्य उसको चाहिए जिसका वो बादशाह बने। तो वो शुरू से ही, हालांकि हमने पढ़ा भी है जैसे अभी, कि बचपन से ही वो साहसी था, महत्वाकांक्षी था। उसने काफी सारी कठिनाइयां जो है सहन की। 3 बार वो समरकंद पे उसने आक्रमण किया, तीनों बार वो हारा, फिर चौथी बार उसने आक्रमण किया और वो जीता। तो 100 दिन के लिए ही वो राजा रहा वहां। फिर वहां के लोगों ने जो है उसको राजपद से जो है हटा दिया। तो इस प्रकार से फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो उससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा महत्वाकांक्षी जो है शासक था। तो साम्राज्य स्थापना की जो महत्वाकांक्षा थी, तो वो छोटी सी उम्र से ही उसमें थी, उसके खून में ही थी। तो तो वो छोटे से राज्य का राजा नहीं रहना चाहता था और बड़े राज्य का जो है वो मालिक बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था। और इसीलिए उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। जो एक बड़े साम्राज्य का जो मालिक होता है उसको बादशाह कहते हैं। तो जो साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा थी वो बचपन से ही उसके दिलो दिमाग में, उसके जहन में थी। इसीलिए जो है बड़े साम्राज्य की स्थापना करने की महत्वाकांक्षा के चलते ही उसने भारत पे आक्रमण करने की सोची। दूसरा जो कारण रहा, भारत की शोचनीय राजनीतिक स्थिति। भारत की शोचनीय राजनीतिक स्थिति। तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, भारत जैसे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की हम बात करें तो दक्षिण भारत में 3 राज्य हैं, विजयनगर, बहमनी और का जो है विजयनगर और बहमनी राज्यों का जो प्रभुत्व था। और उत्तर भारत की यदि हम बात करें, दिल्ली, पंजाब, मेवाड़, तो ये अलग अलग बहुत सारे छोटे छोटे इलाके थे जिन पे क्षेत्रीय क्षेत्रीय राजाओं का जो है प्रभुत्व था। तो इनमें एकता का अभाव था। कोई भी एक क्षेत्रीय राजा दूसरे राजा की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दूसरे राजा का राज्य जरूर हड़पना चाहता था, लेकिन उनमें आपसी संगठन का अभाव था, उनमें आपसी एकता का अभाव था। यदि बाहर कोई व्यक्ति आक्रमण करता है तो ये नहीं था कि वो एकजुट हो जाएंगे। दूसरा, उसको ये भी पता था कि जो है इब्राहिम लोदी है और जो एक मुख्य राजपूत शक्ति है जो राणा सांगा है, वो आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे यदि कोई बाह्य शक्ति जो है भारत पे आक्रमण करती है। तो उसको इस बात का ज्ञान था। तो उसको पता था कि भारत की राजनीतिक स्थिति कितनी जो है शोचनीय है। तो आपसी जो संबंध है वो उसमें काफी वैमनस्य है। इस कारण से जो है उसने भारत पे आक्रमण करने की सोची और अपने आप को जो है भारत का राजा बनाने की जो है उसने सोची। तीसरा जो कारण है, पंजाब पर वंशानुगत अधिकार का दावा। पंजाब पर वंशानुगत अधिकार का दावा। जैसे कि हमें पता है कि तैमूरलंग की वो संतान अपने आप को कहता है, तैमूरलंग का वो पोता अपने आप को मानता है। तो तैमूरलंग ने पंजाब को एक बार जीता था। तो वो जीत करके जो है वहां से चला गया था। तो ये बाबर को ये था कि पंजाब का जो क्षेत्र है वो हमारा है, यहाँ पे मेरे दादा ने इसको, तैमूरलंग ने उसको जीता था, तो ये एरिया हमारा है, इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। पंजाब को वो अपना अधिकार क्षेत्र में मानता था। इसीलिए जो है उसने ये सोचा कि पंजाब तो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही, तो क्यों ना पूरे भारत पे उनका अधिकार हो। तो इसीलिए जो है उसने भारत पे आक्रमण करने की सोची। फोर्थ जो रीजन है इसमें है भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत की आर्थिक संपन्नता।
से जो है काफी वैभवशाली था, संपन्न था। यहाँ पे जो है संपन्नता भरपूर थी, और इस संपन्नता के कारण ही जो है वो भारत पे आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि उसको जो है अपने आप को एक बड़े साम्राज्य का बादशाह बनाने के लिए, बादशाह बनाए रखने के लिए धन की जरूरत थी, और धन उसके पास नहीं था। तो उसने सोचा क्यों ना इस संपन्न देश पे जो है आक्रमण कर लिया जाए, और यहाँ की जो आर्थिक संपन्नता है वो फिर तुम्हारी हो जाएगी, और उसके बाद जो है कितने भी बड़े राज्य का, साम्राज्य का जो है तो मालिक बन सकता है। तो आर्थिक संपन्नता को मद्देनजर रखकर के भी जो है बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था। पांचवा है बाबर का चरित्र और क्षमता। बाबर का चरित्र और क्षमता। बाबर का जो चरित्र है, जैसे कि हमने अभी बचपन से ही देखा कि वो चरित्र से बचपन से ही साहसी रहा है, और उसमें क्षमता है, एक राजा के सारे गुण हैं उसमें। वो चाहे हारता गया हो लेकिन उसने उत्साह कभी नहीं छोड़ा। तो उसका जो चरित्र है, उसकी चरित्र की जो क्षमता है वो भी हमें दिखाती है कि वो सक्षम था भारत पे आक्रमण करने में भी, और भारत पे आक्रमण करने के बाद वहां पे राज करने की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो उसको भली भांति जो है वो पूरी कर सकता था। ऐसी क्षमता उसके चरित्र में थी, जिसके कारण जो है वो भारत पे उसने आक्रमण किया। उसके बाद है इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार। इस्लाम के प्रचार के लिए भी जो है वो भारत पे आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि वो मानता था कि भारत, जो मुस्लिम लोग होते हैं, जो वो जो है हिंदू लोगों को काफिर बोलते हैं, या जो मुस्लिम धर्म से अलग है उनको भी वो काफिर ही बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से उन्हें बहुत जो है ज्यादा घृणा है। तो वो मानता था कि भारत एक काफिरों का देश है, तो काफिरों को का देश है, और काफिरों को वहां से खदेड़ना चाहता था कि काफिरों का वहां पे राज नहीं होना चाहिए, वहां पे मुस्लिम लोगों का राज होना चाहिए, इस्लाम का वहां पे प्रसार होना चाहिए। तो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भी वो भारत को अपने आधिपत्य में लेना चाहता था, जिसके लिए उसने जो है भारत पे आक्रमण किया। एक लास्ट जो रीजन रह गया है वो है अफगान अमीरों का। लास्ट जो रीजन है वो है अफगान अमीरों और सरदारों का निमंत्रण। अफगान अमीरों और सरदारों का निमंत्रण। अफगान अमीर और सरदार जो है, जैसे कि अफगानी शासन तो उस समय था ही, इब्राहिम लोदी शासक था वो अफगान था, लेकिन जो शासक था उससे कुछ असंतुष्ट उच्च ओहदा प्राप्त अफगान थे, जो कि राजा से, इब्राहिम लोदी से जो है असंतुष्ट थे, और कुछ उच्च अमीर सरदार थे जो अपने राजा से संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने निमंत्रण दिया बाबर को कि आप भारत में आओ, भारत पे आक्रमण करो, यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो पूर्णतः आपके अनुकूल है, और आप यहाँ पे जीत सकते हैं, हम आपको सहायता देंगे, और यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपको जो है हेल्प करेंगे। तो उनका जो है निमंत्रण प्राप्त हुआ बाबर को, तो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसको जो है और ज्यादा हवा मिली, और इसी कारण से वो भारत पे आक्रमण करने के लिए जो है आया, और उसने भारत पे आक्रमण किया। और हालांकि 1526 से पहले उसने भारत पे 4 बार आक्रमण किया, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1526 से पहले उसने भारत पे 4 बार आक्रमण किया, और धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों को उसने जीता, और उसके बाद उसने 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, वो जीता, जिसके बाद से जो है भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी, और इस कारण से जो है भारत में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली, और भारत के जो साम्राज्य था उसमें उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आज हमने पढ़ा कि बाबर का जो है बचपन कैसा था, और बाबर का जन्म कब हुआ,
तो बाबर के जन्म के विषय में, बचपन के विषय में और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना के क्या रीजन्स थे उनके विषय में आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि बाबर के भारत पे आरंभिक आक्रमण कौन कौन से थे और पानीपत का पहला युद्ध। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।